हाल ही में इजराइल की तरफ से किए गए गाजा पट्टी पर अब तक के से मतलब क्या है? 15 नवंबर, जब से 15 जनवरी, जब से ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले बाइडेन की मध्यस्थता के कारण इन दोनों के बीच सीज फायर हुआ, उस सीज फायर के दिन से लेकर अब तक यानी लगभग 1.5 महीने या 2 महीने बीत जाने के बीच में सबसे बड़े हमले की जानकारी लेने। सीज फायर के दौरान इतना बड़ा हमला नहीं हुआ जिसमें 400 लोगों की जान गई हो। इजराइल ने कल यानी मंगलवार के दिन कुछ इस तरह के हमले को अंजाम दिया कि पूरा गाजा बुरी तरह दहल उठा। 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, ऐसी हेडलाइंस दुनिया भर के अंतरराष्ट्रीय अखबारों में चल रही है। 400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय युद्ध विराम चल रहा था। यह वो युद्ध विराम था जिसे अमेरिका ने गाजा पट्टी और इजराइल के बीच कराया था। उस गाजा पट्टी और इजराइल के बीच के युद्ध विराम में अचानक ये हमला कैसे हो गया, यह बहुत बड़ा सवाल बनकर निकल रहा है। नेतन्याहू ने क्या सीज फायर तोड़ दिया है? क्या हमास ने इनकी कुछ शर्तें मानने से इनकार कर दिया था? कौन से वो कारण रहे जिससे कि इजराइल ने इतना बड़ा धमाका किया कि लगभग पूरे गाजा पट्टी के ऊपर बम गोले बरसा दिए? आप इन तस्वीरों को देख करके, हुए हताहत लोगों की संख्या को देख करके, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हमला बहुत बड़ा हमला था। और यह ऐसे समय पर हुआ जब गाजा के अंदर लोग आफ्टर सीज फायर लौटना शुरू कर चुके थे। बड़ी संख्या में लोग लौट करके गाजा पट्टी के अंदर सीज फायर की सूचना के बाद देश के किनारों से लौट करके बसना वापस से शुरू हो चुके थे। और उसी बीच में पूरे गाजा पट्टी के अंदर लगभग हर जगह हमले की खबर सुनने के अंदर आई, जिसमें लगभग 404 लोगों के मारे जाने की और 562 लोगों के इंजर्ड होने की सूचना है। ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, 413, कहीं 414, तमाम प्रकार की जानकारियां हैं। रेड क्रॉस खुद इस बात को लेकर के हैरान है कि ये कैसे हो गया। इजराइल का कहना है कि हमने 4 बड़े सीनियर लीडर्स को मार दिया है, हमास के लीडर्स को। तो बड़ा सवाल यह कि हमास के लीडर पनप कहां से गए? आपने तो सारे टॉप लीडर्स को मार ही डाला था। रीजन क्या है, असल रीजन क्या है? तो इस विषय के ऊपर आज के सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल ये स्थितियां बनी कैसे। तो देखिए, आपको मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं और आपको याद दिलाने का प्रयास करता हूं कि असल मायने में इजराइल ने गाजा के साथ में जो बाइडेन की मध्यस्थता के कारण सीज फायर किया था, उसमें तय हुआ था कि हमास ने जो लोग बंधक बनाए हुए हैं उन बंधकों को हमास छोड़ेगा, और जिन फिलिस्तीनियों को इजराइल ने बंधक बनाया हुआ है इजराइल उन्हें छोड़ेगा। तय हुआ कि एक इजरायली के बदले 30 फिलिस्तीनियों को छोड़ा जाएगा। अब तक लगभग 30 फिलिस्तीनी छोड़े भी 30 इजरायली के आसपास छोड़े भी गए। कुछ अलग अलग नंबर्स कोट हुए कि हमास ने इतने इजरायली छोड़े, बदले में इजराइल ने इतने फिलिस्तीनी छोड़े। तो बड़े नंबर्स के अंदर एक्सचेंज होना शुरू हुआ। फर्स्ट फेज ऑफ सीज फायर 1 मार्च को फिनिश हो गया। आज आप इस सेशन को 19 मार्च के दिन सुन रहे हैं। 1 मार्च के बाद से लेकर के 19 मार्च के बीच में हमास ने सेकंड फेज ऑफ सीज फायर को एक्टिवेट नहीं किया। यानी कि जो होना था, जिसके इंतजार में बैठा हुआ इजराइल था कि उसे अपने बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो मिलेंगे, जो हॉस्टेजेस हैं वो मिलेंगे, असल मायने में इन्होंने उन हॉस्टेजेस को रिहा नहीं किया। बस उन हॉस्टेजेस के रिहा ना करने पर पूरा की पूरा मामला पलट गया। असल मायने में इजराइल और हमास के बीच में बहुत समय से प्रयास चल रहा था कि सीज फायर हो, लेकिन बाइडेन ने जाते जाते इन लोगों के बीच सीज फायर को इस तरह कराया कि दोनों एक दूसरे के लोग छोड़ो और युद्ध खत्म करो। बाइडेन ने यह उस समय कराया जिस समय पर ट्रंप शपथ लेने वाले थे। इसलिए ट्रंप ने कहा कि यह मेरे आने से पहले किया गया कार्य है, यह जल्दबाजी में किया गया कार्य है। अगर मैं होता तो पूरे हमास को बर्बाद ही कर देता। क्रेडिट की लड़ाई निकली। दुनिया ने भी ट्रंप को क्रेडिट दिया, कहा कि बाइडेन तो युद्ध शुरू करवाए थे, खत्म तो ट्रंप के डर से ही हुआ है, क्योंकि हमास झुकने वाला नहीं था। वो ट्रंप के डर से झुक गया और उसने तुरंत प्रभाव से कि ट्रंप अब आएंगे तो बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा करके उसको सीज फायर के लिए तैयार किया गया था। लेकिन हमास बीच बीच में इस सीज फायर के दौरान, यानी कि 15 जनवरी से लेकर के फरवरी के बीच में जब सीज फायर का फर्स्ट फेज चल रहा था, हमास लगातार इजराइल को कहता जा रहा था कि आप लोग हमें जो शर्तें दी थी कि हम लोग इस दौरान कोई हमला नहीं करेंगे, आप शर्तें तोड़ रहे हैं। इजराइल ने कहा कि यार हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सीज फायर ब्रीच अभी तक नहीं किया है। लेकिन हमास लगातार इन्हें अक्यूज किए जा रहा था, और अगर आप इस तरह से करते रहेंगे तो हम आप लोगों के हॉस्टेजेस की रिहाई रोक देंगे। तो हमास ने लगातार इस तरह से धमकाना इजराइल को जारी रखा। इस बीच में ट्रंप कूद पड़ते हैं और ट्रंप कहते हैं कि देखो हमास वालों, तत्काल प्रभाव से बाकी बचे जितने भी हॉस्टेजेस हैं उन्हें छोड़ दो, अगर उन्हें नहीं छोड़ा तो मैं नरक मचा दूंगा, ऐसा इन्होंने जानकारी दी। और हमने इसके ऊपर एक सेशन भी किया था 12 फरवरी के अराउंड। तो इनकी धमकी के बाद हमास फिर से एक्टिवेट होता है
और वो बाकी बचे लोगों को फरवरी के अंदर छोड़ना शुरू करता है। इस पर भी हमने सेशन किया था जिसमें बताया था कि ट्रंप के अल्टीमेटम से हमास डर गया। अब क्या होता है कि 1 मार्च तक सारा फर्स्ट फेज खत्म हो गया, जिसमें हमास ने सीज फायर के पहले फेज में 2000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले लगभग 3 दर्जन बंधकों को रिहा किया। मतलब 30 से 35 लोग इजराइल के रिहा हुए थे। अभी भी 59 इजरायली हमास के कब्जे में हैं, जिनमें से आधे मृत हैं और आधे जीवित हैं। ऐसा नंबर्स पता चलते हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से। सेकंड फेज को 1 मार्च से एक्टिवेट होना था। 1 मार्च के बाद में अब तक उन बंधकों को छोड़ा नहीं गया है। अपने 33 लोगों के बदले 2000 फिलिस्तीनियों को इन्होंने छुड़ा लिया, लेकिन लगभग 59 बंधकों के बदले अभी तक ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। इजराइल लगातार डिमांड कर रहा है वीडियोस डाल डाल कर, क्योंकि देखो साहब, हमने इस जनवरी से लेकर के 1 मार्च के बीच इंतजार किया, अपने मात्र 2 दर्जन 3 दर्जन लोग छुड़वाए। इस बीच में हमास ने क्या किया वो देखिए। हमास ने इस दौरान फिर से बहुत बड़े सारे वेपन्स इकट्ठे करने शुरू किए, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमास के लीडर्स का पाकिस्तान के अंदर स्वागत होता है। आपने देखा होगा कि हमास को इस तरह से तारीफ की जाती है कि तुमने इजराइल को झुका दिया, तुमने अमेरिका को झुका दिया, उन्हें सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि तुमने बंधकों को रिहा नहीं किया, जिस चलते अमेरिका और इजराइल को झुकना पड़ा, तुम्हारे साथ युद्ध विराम को मानना पड़ा। इस तरह से हमास दुनिया भर के अंदर इज्जत पाने लगा। लगभग 50,000 लोगों की, अपने लोगों की जान के बदले उन्हें इस बात की तारीफें दी जाने लगी कि देखो, तुम तब तक लड़ते रहे जब तक इजराइल और अमेरिका सीज फायर के लिए मजबूर नहीं हो गए। शाबाश हमास। तो हमास को इस तरह की शाबाशी देनी जाने लगी। शाबाशी फ्री में दी नहीं जाती है, तो इन्हें चंदा भी मिलने लगा, वेपन्स भी मिलने लगे, और हमास इस सीज फायर से लेके 1 मार्च के बीच में फिर से ग्रो करने लगा। रिपोर्ट्स आने लगी कि सीज फायर की आड़ में हमास फिर से एक 7 अक्टूबर जैसा हमला इजराइल पर प्लान कर रहा है, क्योंकि इजराइल इस बीच में यह सोच रहा है कि अब हमास दोबारा नहीं उठेगा। लेकिन हमास के आप नेचर को देखिए कि उसने इतना नुकसान अपनों का देख लिया, लेकिन जिद देखिए कि अपने पास बंधक बना के रखे 100 लोग उसने मरते दम तक नहीं छोड़े। ये लोग कितना खुद के होंगे, इसका आप विचार कीजिए कि अपने 50,000 लोगों की मौत के बदले ये आज खुशी इस बात की मना रहे हैं कि हमने 2000 फिलिस्तीनी छुड़वा लिए उनके 33 बंधकों के मुकाबले। मतलब आप सोचिए कि इन लोगों के दिमाग पर किस तरह का असर खराब हो चुका है। इन्हें यह समझ नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं। यह जब घटना होने लगी तो इजराइल बहुत देर तक इसका इंतजार करता रहा। इजराइल के इंतजार से एक बात साफ निकल कर आई कि देखो भाई, हम थोड़े शरीफ क्या हुए, दुनिया बदमाश हो गई। मतलब इजराइल ने खुद को कुछ दिन क्या रोका, हमास वापस से रीगेन होना शुरू हो गया। हमास ने फिर से तैयारियां शुरू कर दी। हमास ने दुनिया से समर्थन प्राप्त करना शुरू कर लिया कि शाबाश हमास, लोग वापस से आकर के बस रहे हैं इस उम्मीद में कि आकर के हम इजराइल से बदला लेंगे। इजराइल ने कहा नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, और ऐसे नहीं चलेगा तो हमको तत्काल प्रभाव से अपने बचे हुए लोग वापस चाहिए, अदरवाइज हम तुम पर हमला कर देंगे। अच्छा, ये तो हुआ एक पक्ष। एक पक्ष और भी है इसमें, और वो पक्ष ये है कि लोगों का ये कहना है कि हमास अगर पहले छोड़ दिया होता तो इजराइल फिलिस्तीन को पहले ही समाप्त कर दिया होता, या इजराइल पहले ही गाजा पट्टी को बिल्कुल मिटा चुका होता। ये तो वो बंधक थे जिसके कारण उसने इतनी कम मार कुटाई की, अदरवाइज तो पता नहीं वो किस हद तक जा सकता था। ये दो पक्ष हैं जो रखे जाते हैं, लेकिन जो बड़ा पक्ष है कि इजराइल पहले से भी गाजा पट्टी में लोगों को रहने दे रहा था, ऐसे कोई हमले नहीं कर रहा था जो अभी किए। ये हमले तभी हुए जब उसके लोग बंधक बनकर वहां गए। इसलिए ये दो पक्ष हैं जो हमेशा डिबेट के अंदर रहते हैं। खैर, हमास ने युद्ध समाप्त करके बंधकों के रिहाई के बदले इजरायली सैनिकों की पूर्ण वापसी की मांग की कि साहब हम आपके बंधक तभी छोड़ेंगे जब पूरे इजरायली सैनिक आप वापस बुला लोगे। इजराइल का कहना है कि हम बुला तो लें, लेकिन तुम तो वापस से अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने लग रहे हो, हम बंधकों को मुक्त कर रहे हैं, तुम अगले अटैक की प्लानिंग कर रहे हो। बोले ऐसा नहीं होगा, हम शरीफ नहीं होंगे, अदरवाइज दुनिया बदमाश हो जाएगी। और यही करते हुए इजराइल ने कल न केवल गाजा पट्टी के 400 लोग मार दिए, बल्कि उसने आसपास के सभी देशों को बता दिया कि बहुत हुआ आराम, हमको बस इतना ही दिन का आराम चाहिए था। भाई इन्होंने कल जो है वो सीरिया के अंदर भी हमला कर दिया, लेबनान के अंदर भी हमला कर दिया, आसपास सभी जगह फायर 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 मचा दी। और इस फायर के पीछे, इनके पीछे जो सबसे बड़ा आदमी खड़ा है वो ट्रंप खड़ा है।
ट्रंप ने कहा कि देखो मैं शांति रशिया यूक्रेन में लेकर आ रहा हूं, मिडिल ईस्ट को शांति का वरदान नहीं है। तुम शांति की बात कर रहे हो, हमास और इजराइल के बीच का शांति हो सकती है क्या? मिडिल ईस्ट को शराप है, ये शांत नहीं रह सकता। फिर चाहे लंबे समय तक चला गल्फ वॉर हो, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल सेशन डाला है अंकित अवस्थी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसका लिंक भी कमेंट में दिया है। और फिर चाहे इजराइल के आसपास के देशों से चल रहे वॉर हो, मिडिल ईस्ट शांत नहीं हो सकता। और अभी भी यमन पर अमेरिका बम फोड़े ही जा रहा है। तो ऐसे में सब तरफ बम धमाके मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं। अमेरिका के सीज फायर का मतलब इतना ही निकल रहा है कि अमेरिका के सहायता से इजराइल ने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। तुर्की कह रहा है कि साहब ये तो पूरी तरह टेररिस्ट स्टेट हो गया है, ये धमका धमका करके लोगों के ऊपर बम गोले फरसा रहा है। लेकिन इजराइल का कहना है कि हम पर तुम हमला करोगे और हम चुप बैठ जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता, इसकी हमें ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है। बस कुल मिलाकर यही अपडेट है। बाकी कोई और नई जानकारी आती है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर साझा करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही।